नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना प्लेनेट ऑर्बिट टू सक्सेस आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हमारी क्लास जो होने वाली है ये होने वाली है एमसीक्यू की क्लास नंबर 2। इस लेक्चर में हम एक बार फिर कंप्यूटर के 100 एमसीक्यू पर डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के क्लास शुरू करते हैं और बहुत सारी बातचीत भी हम करने वाले हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये देखिए, ये है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, ब्लो फिश किस प्रकार का एल्गोरिदम है? ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ एल्गोरिदम इज ब्लो फिश? 4 ऑप्शन है दोस्तों। पहला ऑप्शन है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, सेकंड है हैशिंग एल्गोरिदम, थर्ड है डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम और चौथा ऑप्शन है एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा हमें पॉज लेकर देखना होता है कि क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, क्योंकि चारों ही ऑप्शन जो है वो काफी मिलते जुलते हैं। जल्दी से देखकर बताइए अगर बनता है तो। ब्लोफिश किस प्रकार का एल्गोरिदम है? चलिए मैं ही बताता हूं इसका आंसर। इसका सही आंसर आएगा दोस्तों सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और दोस्तों क्या मतलब होता है इसका ये भी समझ जाइए। देखिए, हम कभी भी हमारे डेटा की प्राइवेसी को सिक्योर करने के लिए इंक्रिप्शन मॉडल अपनाते हैं और इंक्रिप्शन मॉडल में हम 2 तरीके का इंक्रिप्शन अपना सकते हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। और ये जो ब्लोफिश है ये सिमेट्रिक इंक्रिप्शन करने का एक तरीका है। फिलहाल इतना ही याद रखना है आपको, ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाता है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? स्पूफ, स्पूल या स्नीपर स्क्रिप्ट या स्कैम? क्या होगा? जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्पूफ कहते हैं, स्पूल कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? इसे कहा जाता है क्या? स्पैम। क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। याद रखिएगा क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है दोस्तों, है ना? ये बात आपको क्या करनी है? याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्पैम हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर नहीं कर सकता है? कौन सा कार्य कंप्यूटर नहीं करता ये आपको बताना है। कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग या आउटपुटिंग? चलिए इंग्लिश में भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर? और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कंप्यूटर क्या नहीं करता है? बहुत बेसिक है दोस्तों। कंप्यूटर सब कर सकता है लेकिन उसके अंदर समझ नहीं है, मतलब वह अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएगा। इसका सही आंसर क्या है? अंडरस्टैंडिंग नहीं है कंप्यूटर के अंदर। चलें, इसका सही आंसर क्या हो गया? अंडरस्टैंडिंग। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर क्या है? दोस्तों इस ऐसे क्वेश्चन पे समय खराब नहीं करेंगे। इसका सही आंसर आने वाला है सुपर कंप्यूटर। ये सबसे क्या है? फास्ट होता है। सही आंसर क्या है? सुपर कंप्यूटर, है ना? चलें क्वेश्चन नंबर 5, बाइनरी भाषा में कितने डिजिट होते हैं? बहुत बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। कितने डिजिट होते हैं? 2 डिजिट होते हैं बाइनरी भाषा में। सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर हो गया 2। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर में एसेसरीज के स्थान को जोड़ने वाले जगह को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में एसेसरीज के जोड़ने के लिए उपयोग होने वाला स्थान क्या कहलाता है ना? व्हाट इज द प्लेस यूज्ड फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर एसेसरी कॉल्ड? भाई आप कंप्यूटर में एसेसरी जहां पर जोड़ते हो वो क्या कहलाता है? पोर्ट कहलाएगा, रिंग कहलाएगा, बस कहलाएगा कि चिप कहलाएगा? बहुत बेसिक बात है। क्या कहलाएगा? पोर्ट कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? पोर्ट कहलाता है। इसका सही आंसर क्या हो गया? पोर्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही आंसर? पोर्ट, है ना? तो इसका सही आंसर क्या है? पोर्ट इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है ये बताएंगे आप, है ना? 4 ऑप्शन है, बेसिक, C++, जावा और पेंट ब्रश। दोस्तों ऐसे सिली क्वेश्चन भी आ चुके हैं पहले। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना? किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। इसका सही आंसर क्या है? पेंट ब्रश। चलिए दोस्तों अभी तक 7 क्वेश्चन हम लगा चुके हैं और आज हमारा टारगेट है 1 घंटे के अंदर हम लगभग कितने क्वेश्चन लगाने वाले हैं? 100 क्वेश्चन लगाने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर वायरस किस रूप में होता है?
है ना। कंप्यूटर वायरस किस रूप में होता है, इन व्हाट फॉर्म इज अ कंप्यूटर वायरस, बताएं। हार्डवेयर के फॉर्म में होता है, या कंप्यूटर प्रोग्राम के फॉर्म में होता है, या एंड के फॉर्म में होता है, या सिस्टम सॉफ्टवेयर के फॉर्म में होता है। सही आंसर क्या है भाई, कंप्यूटर वायरस जो है वो एक प्रकार के क्या होते हैं, एक प्रकार के क्या होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आना चाहिए, कंप्यूटर प्रोग्राम, और यही इसका सही आंसर भी है, कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर वायरस। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, MS एक्सेल स्प्रेडशीट की सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाती है, व्हाट इज द स्मॉल यूनिट ऑफ एन MS एक्सेल स्प्रेडशीट कॉल्ड, क्या कहलाएगी दोस्तों, टैब कहलाएगी, या बॉक्स, या सेल, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सेल। क्या कहलाती है, माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट की सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाती है, सेल कहलाती है, याद रखिएगा, है ना। इसका सही आंसर क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा सेल। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, मॉडेम किस कार्य के लिए उपयोग में आता है, बताएं भाई। फॉर व्हाट पर्पज इज अ मॉडेम यूज्ड, एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में, डिजिटल टू एनालॉग करने में, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मॉडेम का फुल फॉर्म ही होता है मॉड्यूलर एंड डी मॉड्यूलर, मतलब यह सिग्नल को बदलने का काम करता है। तो ये एनालॉग से डिजिटल भी करता है, डिजिटल से एनालॉग भी करता है, मतलब इसका सही आंसर क्या आएगा, ये दोनों करने के काम आता है। इसका सही आंसर है ए और बी, मतलब कि थर्ड नंबर इसका करेक्ट आंसर है। चलें आगे, 10 क्वेश्चन अभी तक हम देख चुके हैं, अब आगे की तरफ हम बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, इथरनेट किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है। दोस्तों इथरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, वैन, या फिर वाईफाई। इसका सही आंसर क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। इथरनेट क्या है, एक प्रकार का लोकल एरिया नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क है एक प्रकार का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ईमेल का जो एड्रेस ये लिखा हुआ है example@example.org में डोमेन नेम क्या है, व्हाट इज द डोमेन नेम इज कहाँ गया भाई, व्हाट इज द डोमेन नेम इन द ईमेल एड्रेस और example@example.org। काफी अजीब नाम है और अजीब तरीके का क्वेश्चन भी है। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है, आपको बताना है कि डोमेन नेम क्या है, और ऑप्शन देख लीजिए, example.org आना चाहिए, या .org आना चाहिए, या एग्जाम्पल आना चाहिए, या example@example आना चाहिए। तो दोस्तों देखो, ये इसका सही आंसर तो आना चाहिए example@example, ठीक है, ये इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि ईमेल में हमेशा हम @ को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, यही इसका सही आंसर होना चाहिए। ये देखिए इसका यही सही आंसर है। आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है, बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या आएगा, सुपर कंप्यूटर ही सबसे तेज और सबसे बेसिक होता है। ऐसे क्वेश्चन पर हम समय ज्यादा खराब नहीं करेंगे, ये आपसे बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जा रहे हैं। रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, ये भी आ चुका है। एसेसरीज के जोड़ने वाला स्थान क्या कहलाता है, पोर्ट कहलाता है ना, ये भी हम देख चुके हैं। चलिए ये हो चुका है क्वेश्चन। चलें क्वेश्चन नंबर 15, एक बाइट में कितने बिट होते हैं। दोस्तों एक बाइट में, है ना, एक बाइट में कितने बिट होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन है 2, 8, 10 और 16। सही आंसर मुझे पता है आप बता पा रहे होंगे, सही आंसर क्या है इसका, 8 बिट। कितना होता है, 8 बिट इसका सही आंसर है। चलिए यही इसका सही आंसर भी है, क्या है, 8 बिट। चलें आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन सर्विस कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको बताना है कि सबसे स्लो इंटरनेट कनेक्शन किस में आएगा। DSL मतलब कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन में आएगा, या फिर किस में आएगा, डायल अप सर्विस में आएगा, या फिर लीज्ड लाइन में आएगा, या फिर किस में आएगा, केबल मॉडेम में आएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इंग्लिश में भी देख लीजिए। व्हाट इज द स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन सर्विस, डिजिटल सर्विस लाइन, डायल अप सर्विस, लीज्ड लाइन, या केबल मॉडेम। दोस्तों इसका सबसे सही जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए डायल अप सर्विस। क्या आना चाहिए, डायल अप सर्विस, ये है इसका सही आंसर।
दोस्तों पुराने जमाने में इंटरनेट चलाने के लिए टेलीफोन के केबल का उपयोग किया जाता था और यह व्यवस्था कहलाती थी डायल अप सर्विस। यही इसका क्या है, सही आंसर। चलें क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं और ये क्वेश्चन है एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है। एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है, देखिए भाई, है ना, क्या फुल फॉर्म हो सकता है। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होगा, स्टार्ट मोड पावर सप्लाई, सिग्नल मोड पावर सप्लाई या स्टोर मोड पावर सप्लाई। इसका सही आंसर आप बताइए, सही आंसर क्या है ना। इसका सही आंसर होना चाहिए आपका क्या, फर्स्ट वाला। क्या है, फर्स्ट वाला इसका सही आंसर है। स्विच मोड पावर सप्लाई इसका क्या है, सही आंसर है ना। याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या है। एस मतलब हो गया स्विच, एम मतलब हो गया मोड, पी और एस का मतलब क्या हो गया, पावर सप्लाई। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सी कनेक्टिंग डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सी कनेक्टिंग डिवाइस है, राउटर, हब, स्विच या ऑल ऑफ दीस। क्या है भाई बताएं। कनेक्टिंग डिवाइस का काम क्या होता है दोस्तों, कनेक्ट करना, ठीक है। और राउटर भी कनेक्ट करता है, हब भी, स्विच भी, मतलब इसका सही आंसर क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया ऑल ऑफ दीस। इसका सही आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीस इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो गया ऑल ऑफ दीस। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट पे जो सिग्नल भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं। एसएमएस बोलते हैं, ईमेल बोलते हैं, एमएमएस बोलते हैं कि चैट बोलते हैं। दोस्तों देखो बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, वैसे तो सभी प्रकार के मैसेज हैं, बट इसका सही आंसर आएगा ईमेल। इसका सही आंसर क्या है, ईमेल इसका सही आंसर है। कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट पर भेजे जाने वाले मैसेजेस क्या कहलाते हैं, ईमेल कहलाते हैं। ठीक है, यही इसका सही आंसर है, ईमेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कंप्यूटर में डेटा का अर्थ क्या होता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। कंप्यूटर में डेटा का अर्थ क्या होता है। व्हाट डज डेटा मीन इन अ कंप्यूटर। आउटपुट, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम या फिर कमांड, क्या कहलाएगा। दोस्तों हमने शुरुआती क्लास में ही बात की थी कि कंप्यूटर में डेटा का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है। क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है। तो इसका सही आंसर भी क्या आएगा, इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आई होप कि आप एंजॉय कर पा रहे होंगे इस क्लास को और बेहतर समय में बहुत ज़्यादा एमसीक्यू आप अटेंड कर पा रहे होंगे। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपको देखने में ऐसा लगे कि भाई इतने सिली क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, बट ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम्स में कभी ना कभी आए हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि हमेशा जरूरी नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन टफ लेवल के आएंगे या मॉडरेट लेवल के आएंगे, बेसिक क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये हमारी साइकोलॉजी के द्वारा खेला जाता है भाई, कि साइकोलॉजी हमारी ऐसी होती है, हमको लगता है हमेशा टफ क्वेश्चन आएंगे, पर सिंपल क्वेश्चन आएंगे बट कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। तो सिली मिस्टेक ना हो, इसीलिए एमसीक्यू हम लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। दोस्तों कौन सी सबसे छोटी इकाई है, बाइट, बिट, केबी कि एमबी। अब इतना तो सबको पता है भाई कि एमबी जो है वो केबी से काफी बड़ा है ना। चलो इसका सही आंसर क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा बिट। भाई बिट से बनता है बाइट और बाइट से बनता है किलोबाइट, किलोबाइट से बनता है मेगाबाइट। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, बिट आएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का पिता माना जाता है। और चार ऑप्शन आपके सामने हैं, एलन ट्यूरिन, जॉन मैकार्थी, चार्ल्स बेबेज या टिम बर्नस ली। किसे कहा जाएगा एआई का फादर। तो फादर ऑफ एआई कहलाते हैं दोस्तों कौन, जॉन मैकार्थी। क्या कहलाते हैं, जॉन मैकार्थी कहलाते हैं। यही इसका सही आंसर है। और आपके लिए मैं आपको इसका होमवर्क दे देता हूं। आप मुझे YouTube में, वैसे ये क्लास डेमो क्लास होने वाली है एमसीक्यू की, इसे हम YouTube में डालेंगे। ठीक है, आने वाली क्लासेस फिर देखते हैं भाई आ रही है कि नहीं आ रही है। ऐप पर तो आएगी, पर अगर आप YouTube पर ये देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कर कर बताएं जॉन मैकार्थी ने किस एआई लैंग्वेज का निर्माण किया है, किस एआई लैंग्वेज को इन्होंने बनाया है और कब बनाया, कौन सी लैंग्वेज बनाई और कब बनाई, ये कमेंट में आप मुझे बताइए ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप यहाँ पर पढ़ने आए थे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं।
फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस के फादर कौन कहे जाते हैं? जॉन मैकार्थी हैं, एलन ट्यूरिन, चार्ल्स बेबेज या फिर बिल गेट्स? क्या आएगा इसका सही आंसर? सोचिए, जॉन मैकार्थी, एलन ट्यूरिन, चार्ल्स बेबेज या बिल गेट्स, कंप्यूटर साइंस के फादर कहे जाते हैं कौन? इसका सही आंसर है एलन ट्यूरिन को कहा जाता है दोस्तों। इसको कहा जाता है एलन ट्यूरिन। बहुत पहले इन्होंने थ्योरीज दे दी थी इसलिए। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, जॉन मैकार्थी को फादर ऑफ एआई कहते हैं, बिल गेट्स तो भाई ऐसा कुछ उनको कहते नहीं है। चलें, तो इसका सही आंसर क्या आने वाला है? सही आंसर आने वाला है एलन ट्यूरिन। ठीक है, आगे की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ये जो शब्द लिखे हुए हैं क्या क्या? कंट्रोल, शिफ्ट, एएलटी, इन सब को क्या कहते हैं? आप बताएं भाई क्या कहते हैं? क्या बोलेंगे? फंक्शन की बोलेंगे, मॉडिफायर की बोलेंगे, कंट्रोल की बोलेंगे या नेविगेशन की बोलेंगे? दोस्तों इसका सही आंसर है मॉडिफायर की। ठीक है, ये सब की सब चीजें जो है कंट्रोल, शिफ्ट, एएलटी, ये सब क्या है? मॉडिफायर की है। क्या है ये? मॉडिफायर की है। याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, कंट्रोल, शिफ्ट, एएलटी, ये सब क्या है? ऑल्ट मतलब क्या है? मॉडिफायर की है। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति क्या कहलाती है? ठीक है, इंग्लिश में देखिए, व्हाट इज द मेथड ऑफ आइडेंटिफाई द वैलिडिटी ऑफ कंप्यूटर यूजर कॉल्ड? क्या कहलाएगी भाई? है ना, ऑथराइजेशन कहलाएगी, ऑथेंटिकेशन कहलाएगी, वैलिडेशन कहलाएगी या फिर वेरिफिकेशन कहलाएगी? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऑथेंटिकेशन। इसका सही आंसर क्या है? ऑथेंटिकेशन इसका सही आंसर है। ये देखिए, इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑथेंटिकेशन, है ना, कंप्यूटर पर ऑथेंटिकेशन कहलाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द मेन सिस्टम ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड? क्या कहलाएगा? ये तो हमने बहुत बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, ये कहलाएगा क्या? मदरबोर्ड। क्या कहलाता है? मदरबोर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? मदरबोर्ड, है ना। तो इसका सही आंसर क्या आने वाला है? मदरबोर्ड आने वाला है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है? नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल, परमानेंट या सेकेंडरी? पता है भाई, ये तो मैंने यार बहुत आपको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया था। रैम क्या है? रैम एक बदलने वाली मेमोरी है। ये हर बार अपने आप को क्या कर लेती है? डिलीट करके, अपने डेटा को डिलीट करके ये रीस्टार्ट करती है, मतलब ये अस्थायी होती है। इसका सही आंसर आएगा वोलाटाइल। सही आंसर क्या है? वोलाटाइल। रैम किस प्रकार की मेमोरी है दोस्तों? वोलाटाइल मेमोरी होती है। रैम कैसी है? वोलाटाइल। आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, रोम किस प्रकार की मेमोरी है? व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज रोम? है ना, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, टेम्परेरी या फिर डायनामिक? दोस्तों अभी हमने देखा रैम वोलाटाइल होती है और रोम कैसी होती है? नॉन वोलाटाइल। मतलब रैम में एक बार डेटा अगर डाल दिया जाए तो यह अपने आप बदलता नहीं है। चलिए, तो 28 क्वेश्चन अभी तक हम देख चुके हैं और अगर आप इंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ भाई वीडियो देखने के बाद YouTube पर अपने वैल्यूएबल सजेशन हमें ज़रूर पहुंचाना। अगर आप ऐप पर देख रहे हैं तो प्लीज़ यार YouTube पर जाओ, अपना प्लेनेट सर्च करो, इस वीडियो को ढूंढो और अपने सुझाव वहां पर भी दे दो ताकि हम और बेहतर क्लासेस आपके लिए ला सकें। इसके अलावा दोस्तों इसकी PDF डिस्क्रिप्शन पे लिंक है टेलीग्राम चैनल की, वहां मिलेगी। और अगर आप ऐप पर पढ़ रहे हैं तो ऐप पर भी मिल जाएगी, अदरवाइज टेलीग्राम पर तो मिलने ही वाली है। चलें, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। किसी भी नेटवर्क पर डेटा को स्थानांतरित करने के नियमों की सूची क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? व्हाट इज द लिस्ट ऑफ रूल्स फॉर ट्रांसफरिंग डेटा ओवर एनी नेटवर्क कॉल्ड? क्या कहलाता है भाई? आप बताएं क्या कहलाता है? हाँ, किसी भी नेटवर्क पर डेटा को भेजने के नियमों की सूची क्या कहलाएगी? इंटरफेस कहलाएगी, प्रोटोकॉल कहलाएगी, कमांड कहलाएगी कि स्क्रिप्ट कहलाएगी? दोस्तों हमने कईयों बार पढ़ा है कि इंटरनेट पर जो नियम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोटोकॉल कहलाते हैं। इसका सही आंसर क्या आने वाला है? प्रोटोकॉल आने वाला है। तो सही आंसर क्या है? प्रोटोकॉल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, इंटरनेट
साइट या किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? व्हाट इज द फर्स्ट पेज ऑफ एन इंटरनेट साइट और एनी वेबसाइट कॉल्ड? क्या कहलाएगा भाई पहला पेज किसी भी साइट या वेबसाइट का? स्टार्ट पेज, होम पेज, इंडेक्स पेज या मेन पेज? क्या कहलाएगा दोस्तों, आप बताएं। स्टार्ट पेज कहलाएगा, होम पेज कहलाएगा, इंडेक्स पेज कहलाएगा कि मेन पेज कहलाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर आएगा होम पेज। क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। मन करेगा स्टार्ट पेज लगाने का, पर आंसर क्या आएगा? होम पेज। तो इसका सही आंसर क्या होता है? होम पेज इसका सही आंसर है। चलिए आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इंटरनेट पर किसी भी फाइल को डाउनलोड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये तो बहुत बेसिक है दोस्तों, बच्चे बच्चे को पता है डाउनलोड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाउनलोडिंग कहलाती है। सही आंसर क्या है? डाउनलोडिंग। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विंडो में F5 की का क्या काम होता है? दोस्तों विंडो में F5 की का क्या काम है ये आपको बताना है। क्लोज विंडो करने के काम आती है, रिफ्रेश करती है, सेव करती है या प्रिंट करती है? दोस्तों इसका सही काम है रिफ्रेश करना। ये क्वेश्चन पहले आ चुके हैं इसलिए मैंने इन्हें शामिल किया है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलें आगे की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या है? F5 क्या करने के काम करती है? रिफ्रेश करने का काम करती है। चलें भाई आगे की बात करते हैं। एक सेकंड देखिएगा जरा, हम देख लें भाई सही तरीके से टेक्नोलॉजी वर्क कर रही है या नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। MICR टेक्नोलॉजी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? MICR, ये पिछली क्लास में भी एक क्वेश्चन हमने यहां से देखा था, ठीक है। MCQ की ये दूसरी क्लास है, अगर आपने पहली क्लास नहीं लगाई है तो पहले आप उस क्लास को भी लगाओ, उसमें भी हमने लगभग 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो MICR टेक्नोलॉजी का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? हॉस्पिटल, रेलवे, बैंक या कॉलेजेस? दोस्तों इस टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है बैंक में। कहां पर होता है? बैंक में होता है। MICR का उपयोग कहां पर करते हैं हम? बैंक में करते हैं, और इसका सही आंसर क्या है? बैंक। ठीक है आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? दोस्तों कंट्रोल प्लस एस का उपयोग किसके लिए करते हैं? सेव करने के लिए करते हैं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सेव, है ना। सेव करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एस का उपयोग करते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, आप समझ पा रहे होंगे कि एग्जाम में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट हाँ क्वेश्चन सिंपल आएंगे, बट हमारी वहां पर टेंडेंसीज काफी अलग होती है, गलती करने की संभावना ज्यादा है। उसी को सुधारने के लिए हम यहाँ पर MCQ लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इंटरनेट पर HTTP का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट इज HTTP यूज्ड फॉर ऑन द इंटरनेट? बताएं भाई HTTP का प्रयोग क्यों करते हैं हम? सिक्योर कनेक्शन के लिए, वेब पेज ट्रांसफर करने के लिए, ईमेल ट्रांसफर करने के लिए, या फिर फाइल को कंप्रेस्ड करने के लिए? बताएं। दोस्तों इसका सही आंसर होना चाहिए वेब पेज ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है वेब पेज किसके द्वारा बनाए जाते हैं? HTML के द्वारा बनाए जाते हैं, और उस HTML को ट्रांसफर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? HTTP का उपयोग करते हैं। इसका सही आंसर आएगा वेब पेज ट्रांसफर। चलें आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, USB का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों USB का फुल फॉर्म बताइए। पहला ऑप्शन है यूनिवर्सल सिस्टम बस, दूसरा है यूनिवर्सल सीरियल बस, तीसरा है यूनाइटेड सिस्टम बोर्ड, चौथा है यूनिफॉर्म सिग्नल बस। 4 ऑप्शन है, आप देखकर बताइए इसका सही आंसर क्या है। ठीक है इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, ये आप बताइए। वैसे इसका सही आंसर है यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना। इसका सही आंसर क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, किसी प्रोग्राम की त्रुटि को क्या कहते हैं दोस्तों? जब किसी प्रोग्राम में कोई एरर आ जाती है, व्हाट इज अ प्रोग्राम एरर कॉल्ड? है ना, प्रोग्राम में आने वाली त्रुटि क्या कहलाती है? ऑप्शन आपके सामने हैं, डीबग, एरर, बग फिक्सिंग या कमांड। क्या कहलाएगा दोस्तों? डीबग तो बग को हटाने की प्रक्रिया हो गई, तो इसका सही आंसर क्या आने वाला है? इसका सही आंसर आने वाला है एरर, है ना। जब भी किसी प्रोग्राम में कोई त्रुटि आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एरर। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर आ जाएगा एरर। चलें क्वेश्चन नंबर 38, CPU का
कंट्रोल यूनिट किस काम के लिए उत्तरदायी है? अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए, इंस्ट्रक्शन को डायरेक्ट करने के लिए, मेमोरी इंक्रीज करने के लिए, या फिर इनपुट को टेक करने के लिए, लेने के लिए, टेकिंग इनपुट, इंक्रीजिंग मेमोरी, या फिर डायरेक्टरिंग इंस्ट्रक्शन, या अर्थमेटिक प्रोग्रेस। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों इंस्ट्रक्शन को क्या करने के लिए? डायरेक्ट करने के लिए। सीपीयू का जो कंट्रोल यूनिट है वो क्या करता है? वो इंस्ट्रक्शन को डायरेक्ट करने के काम आता है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों पी वाई क्यूज लगाना इंपॉर्टेंट है, क्यों एमसीक्यू लगाना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमें एग्जामिनेशन हॉल में लगता है कि हम सही आंसर करके आए क्योंकि वो हमारी सोच थी, बट आंसर और हकीकत अलग अलग होती है। और फिर जब हम मेन आंसर की से मिलाते हैं हमारे पेपर को, तो हमें कम नंबर मिलते हैं और हम फिर सिस्टम को दोष देते हैं। उससे बेहतर है हम एमसीक्यू लगाएं, अपने आप की और अपनी तैयारी का पुनरावलोकन करें और इन सिस्टम को समझें, स्ट्रैटेजी को सॉलिड करें। चलिए, सीपीयू का कंट्रोल यूनिट किसके लिए उत्तरदायी है? अभी हमने देखा इंस्ट्रक्शन को डायरेक्ट करने के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 39, www की खोज किसने की है? बताएं भाई, www की खोज किसने की है? चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिन, टिम बर्नर्स-ली, या बिल गेट्स? दोस्तों बच्चे को पता है कि किसने की है? टिम बर्नर्स-ली ने की है। किसने की है? टिम बर्नर्स-ली इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या होता है? टिम बर्नर्स-ली। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40, पावर पॉइंट में नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट क्या है? पावर पॉइंट में नई स्लाइड है ना, व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ इंसर्ट न्यू स्लाइड इन अ पावर पॉइंट? क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों Ctrl+M। इसका सही आंसर क्या है? Ctrl+M। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनके फैक्ट्स आपको याद कर लेने हैं क्योंकि बेसिक है ये। बहुत एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं दोस्तों कंप्यूटर में, आप उन्हें याद कर लीजिए, वही क्वेश्चन रिपीट होते हुए मिल जाएंगे। चलें, क्वेश्चन नंबर 41, गूगल क्रोम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? आप बताएं किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेब ब्राउजर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, या लैंग्वेज ट्रांसलेटर है? क्या है गूगल क्रोम? दोस्तों वेब ब्राउजर है ना? क्या है ये? एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। ठीक है, तो क्या हो गया? ये एक प्रकार का वेब ब्राउजर हो गया। चलिए, 41, गूगल क्रोम का, अच्छा इसका सही आंसर क्या आ गया? वेब ब्राउजर। आगे चलते हैं। 42, कैप्चा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट इज कैप्चा यूज्ड फॉर? बताएं भाई, कैप्चा का उपयोग वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए, या स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, या फिर डेटा को स्टोरेज करने के लिए? दोस्तों कैप्चा का उपयोग हम करते हैं ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए। इसका सही आंसर क्या आने वाला है? ह्यूमन वेरिफिकेशन। सही आंसर क्या है इसका? ह्यूमन वेरिफिकेशन, है ना? चले देखिए, यही इसका सही आंसर है, ह्यूमन वेरिफिकेशन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग में लाया जाता है? विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड ईमेल? पीओपी, एसएमटीपी, आईएमएपी, या फिर एचटीटीपी? दोस्तों कल की क्लास में हमने देखा था, भेजने के लिए हम एसएमटीपी का इस्तेमाल करते हैं और प्राप्त करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, पीओपी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। विंडो में टास्क मैनेजर खोलने का शॉर्टकट क्या होता है? विंडो में कौन सा शॉर्टकट है टास्क मैनेजर को खोलने के लिए? व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन टास्क मैनेजर इन विंडो? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, ये किताबों से रेडी नहीं होते, ये रियल लाइफ या प्रैक्टिस से, जब आप कंप्यूटर चलाते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं, आपसे बन जाएगा। नहीं भी बनता, लॉजिक लगाइए, जो मैंने पिछली क्लास में समझाया था। जो ऑप्शन ज्यादा डिटेल वाला है उसके होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। मान लीजिए, वैसे तो इसका आंसर मुझे पता है लेकिन मैं नहीं बताऊंगा आपको, मैं कह रहा हूं तुक्का कैसे लगाएं इसमें। चारों ऑप्शन को देखिए, पहला ऑप्शन कुछ जरूरत से ज्यादा ही डिटेल वाला है ना? हमने इसको लगा दिया, अब हम इसके आंसर पे जाते हैं और इसका सही आंसर भी वही आया। ये भी एक तरीका है एमसीक्यू सॉल्व करने का। हालांकि इसका सही आंसर क्या है? Ctrl+Alt+Delete, ये तीनों दबाएंगे तो टास्क मैनेजर जो है वो ओपन हो जाएगा विंडो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 45, इंटरनेट पर वायरस से बचाव करने के लिए क्या इंस्टॉल किया जाता है? दोस्तों बहुत बेसिक क्वेश्चन है,
ऑप्शन भी नहीं बताऊंगा, सीधे आंसर बताऊंगा। आंसर है एंटीवायरस। क्वेश्चन नंबर 46, आईसी चिप किस जनरेशन के कंप्यूटर में पहली बार प्रयोग में लाई गई थी? थर्ड जनरेशन, पिछले बार की क्लास में ही आपको पढ़ाए हैं, समय खराब नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, HTML का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML? बताएं भाई, HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कहाँ है भाई हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज? ये लिखा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका क्या है? सही आंसर है। चलें भाई, कुछ तो यार बेसिक क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से वो आपसे सीधे बनने चाहिए, है ना? और अगर नहीं बन रहे हैं तो क्या करें? कुछ नहीं करें, प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर एक ऐप डाउनलोड करें अपना प्लेनेट, और कंप्यूटर का कोर्स ले लें। बेहतर होगा कंप्लीट साइंस का कोर्स ले लें, कंप्यूटर के साथ साथ पूरा साइंस भी पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो ऐप डाउनलोड जरूर करना और पहुंचना सीधे कहां पर? कंप्लीट कंप्यूटर के कोर्स पर। डेमो भी अवेलेबल है और बहुत सारी क्लासेस भी ऑलरेडी अवेलेबल है विथ नोट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? दोस्तों सब जानते हैं विंडोज किसके द्वारा बनाया गया है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया। तो इसका सही आंसर क्या आने वाला है? माइक्रोसॉफ्ट। चलें, है ना, ये इसका आंसर हो गया। 49, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत किस जनरेशन के कंप्यूटर में हुई है? आप ही बताएं भाई, एआई का इस्तेमाल किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया है? बताएं बताएं बताएं, किस में किया गया? फिफ्थ जनरेशन, अभी लेटेस्ट जो चल रहा है उसमें किया गया। तो इसका सही आंसर क्या है? फिफ्थ जनरेशन। चलें, है ना, फिफ्थ जनरेशन इसका सही आंसर है। चलें भाई, क्वेश्चन नंबर 50, दोस्तों 50वां क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो 50वां क्वेश्चन हमारा क्या है? किस जनरेशन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की शुरुआत की गई? बताएं भाई, धुरंधर लोग बताएं जरा आकर यहाँ पर कि किस जनरेशन के कंप्यूटर में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की शुरुआत की है? सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन या फिफ्थ जनरेशन? दोस्तों इसका सही आंसर आएगा थर्ड जनरेशन। हाँ, इसका एक सेकेंड भाई, इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आना चाहिए, थर्ड में तो आईसी बनी और आईसी के साथ हमने, हाँ, इसका सही आंसर आएगा दोस्तों फोर्थ जनरेशन। इसका सही आंसर क्या है? फोर्थ जनरेशन इसका सही आंसर है। चलिए, ये फोर्थ जनरेशन इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, किस जनरेशन के कंप्यूटर में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है? आप बताएं भाई, कमेंट में बताएं यार, है ना। इतने बेसिक क्वेश्चन तो आप पर छोड़े जा सकते हैं। ये आपका क्या है? ये आपका सेल्फ वर्क है। अब होमवर्क क्या बोलें, घर में ही बैठे रहते हो। चलो, अरे यार, फिर भी बताना क्या है सही आंसर। आंसर तो दिखा दिया मैंने। चलो, क्वेश्चन नंबर 52, रोबोटिक्स में सेंसर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बताएं भाई, रोबोटिक्स में सेंसर का प्रयोग हम क्यों करते हैं? मेमोरी बढ़ाने के लिए, डेटा स्टोरेज के लिए, इन्वायरमेंट को डिटेक्ट करने के लिए, या आउटपुट देने के लिए? दोस्तों देखिए, बहुत सिंपल है। एक तो जो ऑप्शन ज़्यादा डिटेल वाला है उसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप तो तुक्का भी लगा सकते हो। वैसे तुक्का लगाने वाली बात है नहीं, क्योंकि सेंसर का उपयोग इन्वायरमेंट को डिटेक्ट करने के लिए ही हम करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? थर्ड, और आएगा भी क्या? थर्ड। चलें, 53, ये देखो भाई, है ना, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। रोबोटिक्स में प्यूमा का पूरा स्वरूप क्या है? बताएं भाई, प्यूमा का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों देखिए, प्यूमा का फुल फॉर्म होता है, वैसे तो प्यूमा का फुल फॉर्म क्या होता है? प्यूमा का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल, थोड़ा देखना है ना, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब ढूंढ लो ये ऑप्शन कहां पर है। पहला वाला ऑप्शन है प्रोग्रामेबल यूज्ड मशीन टू असेंबली, ये गड़बड़ हो गया, गड़बड़। दूसरा, प्रोग्राम्ड यूटिलिटी मशीन फॉर असेंबली, यूटिलिटी मशीन फॉर असेंबली, ये भी गड़बड़। थर्ड है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, दोस्तों ये वही ऑप्शन है जिसे हम ढूंढ रहे थे, और ये क्या है? हमारा सही ऑप्शन। ठीक है, चलिए, फोर्थ की तो बात ही नहीं बनती। चले, तो इसका सही आंसर क्या आना चाहिए? थर्ड, और यही इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 54, वह स्पेस जिसमें एक रोबोट काम करता है क्या कहलाता है? रोबोट का वर्क स्पेस क्या कहलाता है आपसे पूछा जा रहा है, क्या कहलाएगा? देखें ऑप्शन और बताएं। एनवायरनमेंट कहलाएगा, शेपियल स्पेस कहलाएगा, वर्क स्पेस कहलाएगा या वर्क एनवलप कहलाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, क्या कहलाएगा? वर्क एनवलप कहलाएगा, है ना। रोबोट जहां काम करता है उस एरिया को क्या कहते हैं? वर्क एनवलप कहते हैं। चलें, इसका सही आंसर भी क्या है? ऑप्शन नंबर 4। चलें 55 नंबर का क्वेश्चन, रोबोटिक्स किस कंप्यूटर जनरेशन से संबंधित है? दोस्तों रोबोटिक्स 5th जनरेशन से संबंधित है ना। चलो इसमें तो यार यही आंसर लिखा है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 56, रोबोटिक्स में सेंसर का मुख्य काम क्या है? रिपीट हो गया क्वेश्चन, एनवायरनमेंट को डिटेक्ट करना इसका सही काम है। कैसा हो रहा है काम? 57, चलें भाई, एआई का मुख्य उद्देश्य बताएं, क्या उद्देश्य होता है एआई का? ऑप्शन देखकर बताएं, ऑप्शन के लिए जगह छोड़ देते हैं। डेटा स्टोरेज बढ़ाना, मशीन को ह्यूमन जैसी सोच देना, प्रोग्रामिंग को आसान करना या इंटरनेट को फास्ट करना। क्या है एआई का मुख्य उद्देश्य? ये तो आप वैसे ही बता देंगे दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो आएगा आंसर नंबर 2। क्या मशीन को ह्यूमन जैसी क्या देना चाहते हैं? हम सोच देना चाहते हैं। यही एआई का क्या है? मुख्य उद्देश्य है। चलें आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, इसका ये सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा एआई का अनुप्रयोग है? देखकर बताएं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एआई का अनुप्रयोग है? स्पीच रिकॉग्निशन, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, डेटा कंप्रेशन या फिर डिस्क फ्रेगमेंटेशन? दोस्तों इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, स्पीच रिकॉग्निशन। इसका सही आंसर क्या आने वाला है? सही आंसर आने वाला है स्पीच रिकॉग्निशन, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, चलें सही आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। अब बात करते हैं दोस्तों 59 नंबर का क्वेश्चन। देखिए देखते ही देखते आप 59 पे पहुंच गए। मशीन लर्निंग और एआई का संबंध किससे है? क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा माइनिंग, सेल्फ लर्निंग सिस्टम या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर? दोस्तों मशीन लर्निंग और एआई सेल्फ लर्निंग सिस्टम से संबंधित है और इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3, सेल्फ लर्निंग सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, चलो इसका सही आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? मशीन लर्निंग और एआई, अरे भाई रिपीट हो गया ये क्वेश्चन यार, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा एआई का अनुप्रयोग है? रिपीट, स्पीच रिकॉग्निशन। 2 बार आ गए होंगे किसी एग्जाम में, अगर क्वेश्चन 2 बार आ गए होंगे तो 2 बार है। चलें 62, ट्यूरिंग टेस्ट का संबंध किससे है? दोस्तों बताएं ट्यूरिंग टेस्ट क्या है? सॉफ्टवेयर के अंदर डीबगिंग करने के काम आता है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है या कंप्यूटर वायरस से रिलेटेड है या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड है? ट्यूरिंग टेस्ट पढ़ाया है मैंने, बिल्कुल पढ़ाया है। ट्यूरिंग टेस्ट का संबंध किससे है? एआई से है ना। आज भी एआई की टेस्टिंग किस टेस्ट में होती है? ट्यूरिंग टेस्ट में होती है। किस में होती है? ट्यूरिंग टेस्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए इसका सही आंसर क्या आ गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 63, मशीन लर्निंग किसका हिस्सा है? एआई का हिस्सा है, ये तो ऐसे ही बता दोगे। क्वेश्चन नंबर 64, एआई आधारित चैटबॉट का उदाहरण बताइए। भाई सही ऑप्शन पहले लिख दिए हैं यार, सिरी है भाई। चलो एक बार देख लेते हैं, बट एआई आधारित चैटबॉट का उदाहरण क्या है? ऑप्शन देखिए, गूगल डॉक, ये तो डॉक्यूमेंट है दोस्तों। एमएस एक्सेल बिल्कुल नहीं, फोटोशॉप बिल्कुल नहीं, तो आंसर क्या हो गया? सिरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, न्यूरल नेटवर्क का उपयोग किसमें किया जाता है? बताएं दोस्तों, बताएं। तब तक मैं आपके लिए स्पेस दे देता हूं, थोड़ी जगह आपको छोड़ देता हूं। बताएं न्यूरल नेटवर्क का उपयोग किसमें होता है? रोबोटिक्स, एमएस ऑफिस, प्रिंटिंग या फिर कीबोर्ड फंक्शन? बताएं भाई, ये तो आप वैसे ही बता देंगे। इसका सही आंसर क्या आना चाहिए? इसका सही आंसर आना चाहिए रोबोटिक्स, है ना। इसका सही आंसर क्या है? रोबोटिक्स इसका सही आंसर है भाई। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो गया? रोबोटिक्स। ओके, आगे की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66, एआई का उपयोग सबसे पहले किस क्षेत्र में हुआ है? किस क्षेत्र में दोस्तों सबसे पहले एआई का उपयोग हुआ है? गेमिंग, एग्रीकल्चर, मेडिसिन या टीचिंग? बताएं आप। एआई का उपयोग दोस्तों बहुत पहले से चला आ रहा है किसमें?
गेमिंग में। और इसका सही आंसर क्या आएगा? गेमिंग इसका सही आंसर होना चाहिए। चेक भी कर लेते हैं और उसका सही आंसर क्या आया है? गेमिंग, है ना। चलें, बहुत अच्छी बात है यार। चलो 67, रोबोटिक्स में एक्ट्यूएटर्स का काम क्या होता है? दोस्तों, जो मोटर्स लगी रहती है ना रोबोट के अंदर, उन मोटर को हम मोटर नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? एक्ट्यूएटर कहते हैं। और ये क्या करता है? ये मूवमेंट का काम करते हैं। तो एक्ट्यूएटर का काम क्या होता है? मूवमेंट करना। तो इसका सही आंसर क्या है? मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 68, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया यार, कोई बात नहीं, पीडीएफ भी आपको मिलेगी। और इस एमसीक्यू की क्लास को लगाने के बाद या तो आप क्लास को फिर से लगा लेना, या फिर एक बार एमसीक्यू की पीडीएफ फाइंड करके वहां से रिवीजन कर लेना। दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं और यही क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं एग्जाम में, ठीक है। और मैं मानकर चल रहा हूँ आप अपनी पढ़ाई को लेकर काफी सीरियस हैं और आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन ईजिली हो जाए, तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 69, डीप ब्लू नामक कंप्यूटर क्यों फेमस है? डीप ब्लू क्यों फेमस है? वेदर फॉरकास्ट देता है, चेस गेम है, वर्ल्ड प्रोसेसिंग करता है, या फिर रोबोटिक सर्जरी के लिए फेमस है? दोस्तों, ये वो कंप्यूटर है जिसने एक बार एक चेस के वर्ल्ड चैंपियन को गेम में हरा दिया था। यह चेस गेम के लिए जाने जाने वाला क्या है? कंप्यूटर है, डीप ब्लू इसका नाम। क्वेश्चन नंबर, चलो इसका सही आंसर क्या है? चेस गेम। क्वेश्चन नंबर 70, रोबोटिक सर्जरी का पहला सफल प्रयोग किस क्षेत्र में हुआ है? दोस्तों, रोबोटिक सर्जरी का पहला सफल प्रयोग एग्रीकल्चर, मेडिसिन साइंस, मिलिट्री या टीचिंग? इसका सही आंसर है मेडिकल साइंस। सोचो, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, फ्री में मिल रहे हैं वहां पर एक एक नंबर, बस आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होकर वहां पर करना है। इसका सही आंसर क्या है? मेडिकल साइंस। चलें, क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा एआई पर्सनल असिस्टेंट है? एआई पर्सनल असिस्टेंट आपसे पूछा जा रहा है। एमएस पावर पॉइंट, एलेक्सा, नोटपैड या फिर एमएस पेंट? सही क्या है? एलेक्सा, है ना दोस्तों, जानते होंगे आप, एलेक्सा एक स्मार्ट स्पीकर है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एलेक्सा, ठीक है। चलें, सही आंसर क्या हो गया? एलेक्सा इसका सही आंसर है। चलें, क्वेश्चन नंबर 72, रोबोटिक्स में एंड इफेक्टर्स का उपयोग कहां होता है? वेयर इज द एंड इफेक्टर्स यूज्ड इन रोबोटिक्स? क्या है भाई रोबोटिक्स में एंड इफेक्टर्स? दोस्तों, रोबोटिक मशीनों के जो हाथ होते हैं ना, जो पंजे होते हैं, ये एंड इफेक्टर्स कहलाते हैं। और एंड इफेक्टर्स का काम क्या होता है? किसी भी चीज को होल्ड करना और ग्रिप बनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा होल्डिंग एंड ग्रिपिंग। वैसे और भी ऑप्शन है, डिसीजन मेकिंग, प्रोग्रामिंग, डेटा माइनिंग, बट सही ऑप्शन क्या है? होल्डिंग एंड ग्रिपिंग। और आप देख रहे हैं जो हमने वहां पे लॉजिक लगाया था कि जो ऑप्शन ज्यादा डिटेलिंग वाला होता है उसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और ये हमारी ट्रिक अभी भी काम कर रही है, ये देखो, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, इसका सही आंसर क्या हो गया? 2। फिर बात करते हैं थर्ड की, 73, एआई में न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मतलब कि एनएलपी किसके लिए प्रयोग में की जाती है? इमेज रिकॉग्निशन के लिए, ह्यूमन लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के लिए, फाइल कंप्रेशन के लिए, या मेमोरी मैनेजमेंट के लिए? मैं मान रहा हूं नहीं बन रहा आपसे क्वेश्चन, किस ऑप्शन में डिटेलिंग ज्यादा है? ऑप्शन नंबर 2, तुक्का लगा रहे हैं हम, देखते हैं क्या होता है। ऐसा तो नहीं कि तुक्के गलत हो जाएंगे हमारे, बिल्कुल नहीं होंगे। ये देखो, ह्यूमन लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? एनएलपी मतलब कि न्यूरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का उपयोग करते हैं। चलें दोस्तों, 74 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। 74 में है, रोबोटिक्स में फीडबैक का क्या उपयोग होता है? बताएं भाई, रोबोटिक्स में फीडबैक का क्या उपयोग? बहुत नया क्वेश्चन है। व्हाट इज द यूज ऑफ फीडबैक इन रोबोटिक्स? क्या उपयोग है? कंट्रोल एंड करेक्शन, मेमोरी को बढ़ाना, नेटवर्किंग करना कि स्टोरेज करना? दोस्तों, कॉमन सेंस लगाओ, इसका सही आंसर क्या है? कंट्रोल एंड करेक्शन। फीडबैक का मतलब क्या होता है? फीडबैक का मतलब होता है कंट्रोल एंड करेक्शन। अच्छा, आंसर ये है इसका आंसर, कंट्रोल एंड करेक्शन। चले, 75, ई कॉमर्स का अर्थ क्या है? दोस्तों, ई कॉमर्स का अर्थ बताओ। ई का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिक, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मतलब, और कॉमर्स का मतलब क्या हो गया? कॉमर्स। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इसका सही आंसर है। फिर 76, ई कॉमर्स का एक उदाहरण बताइए। दोस्तों, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन। क्या है ई कॉमर्स का एक उदाहरण?
क्या फोटोशॉप उदाहरण है, नोटपैड है, एमएस एक्सेल है, या आईआरसीटीसी की टिकट बुकिंग करना एक ई कॉमर्स का एग्जाम्पल? दोस्तों स्वाभाविक तौर पे टिकट बुकिंग करना क्या है, ई कॉमर्स का एग्जाम्पल है, और यही इसका सही आंसर होना भी चाहिए, और आंसर है भी। कितनी अच्छी बात है। चलें 70, भाई ये क्या बात हुई, 76 के बाद सीधे 80, कोई बात नहीं। चलें B2C मॉडल का संबंध किससे होता है? पता है भाई, B2C मॉडल, B2C क्या होता है दोस्तों? बिजनेस टू कंज्यूमर। सीधे कंपनी जब कंज्यूमर को माल बेचती है तो इसे B2C कहा जाता है। ठीक है, तो इसी का संबंध तो पूछा गया आपसे, तो क्या हो जाएगा ये? बिजनेस टू कंज्यूमर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर होने वाला है। चलिए ये इसका सही आंसर है। आगे की बात करते हैं। 81 कैश ऑन डिलीवरी किस प्रकार की सुविधा है? बहुत बेसिक है दोस्तों, बहुत। ऑनलाइन गेमिंग है क्या सीओडी, ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, या ई बैंकिंग? दोस्तों अब सही लिखा भी है आपके सामने, बेसिक क्वेश्चन है। कैश ऑन डिलीवरी तो आप ई कॉमर्स में ही उपयोग में लाएंगे। चलें आगे की बात करते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 82, ई कॉमर्स और ई बैंकिंग का संबंध किससे है? देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सारे के सारे। ई कॉमर्स और ई बैंकिंग का संबंध किससे होता है? ई लर्निंग से, डिजिटल ट्रांजेक्शन से, क्लाउड स्टोरेज से, या सोशल नेटवर्किंग से? दोस्तों जब भी आप ई कॉमर्स करेंगे तो ई कॉमर्स में आप डिजिटल ट्रांजेक्शन करेंगे ना, तो इसका सही आंसर क्या आना चाहिए? डिजिटल ट्रांजेक्शन। तो इसका सही आंसर वैसे मेरे ख्याल से होगा भी क्या? डिजिटल ट्रांजेक्शन ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83, B2C मॉडल का उदाहरण बताइए। अब यहां पर B2C का फुल फॉर्म नहीं बताना है, मैं बता चुका हूं, बिजनेस टू कंज्यूमर, बट इसका उदाहरण क्या है? फ्लिपकार्ट, IRCTC, रेलवे रेलवे फ्राइट, या फिर NIC पोर्टल? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आप B2C मॉडल का एग्जाम्पल बताइए। कौन सा मॉडल B2C मॉडल है? जल्दी से देखकर बताइए। और वैसे मैं आपको ये होमवर्क भी दे रहा हूँ, है ना, इसको होमवर्क पे रखते हैं भाई। आप बताएं, कमेंट करके बताएं कि क्या इसका सही आंसर है। और सही आंसर अब मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, सही आंसर आप PDF जब आपको मिल जाएगी ना, टेलीग्राम ग्रुप है भाई, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अवेलेबल, वहां पर जाओ, वहां पर ज्वाइन दबाओ, आप जल्दी ही ज्वाइन हो जाएंगे और आप वहां से PDF एक्सेस कर पाएंगे एकदम फ्री में, और फिर आप सही आंसर भी पता कर पाएंगे। अब मैं सीधे अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, IRCTC वेबसाइट किसका उदाहरण है? ई कॉमर्स। क्या बताएं, पहले ही बता दे रहे हैं कि सही क्या है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है ना, इसीलिए। चलें देखिए इससे आपको ये भी क्लियर होगा कि भाई एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक। मैं बार बार आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि हमेशा बहुत टफ क्वेश्चन आएंगे या मॉडरेट क्वेश्चन आएंगे, बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, बस आपको उनको टैकल करना होता है कि हम कैसे इमोशन को कंट्रोल करके एग्जामिनेशन हॉल में इन क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अति उत्साहित होकर कई बार हम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन गलत करके आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 दोस्तों, और 14-15 क्वेश्चन, हमारे 100 क्वेश्चन लगभग पूरे हो जाएंगे। ई कॉमर्स में सबसे सुरक्षित पेमेंट मेथड क्या कहलाता है? देखो ई कॉमर्स में सबसे सिक्योर पेमेंट मेथड क्या है? डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, या कैश? दोस्तों वैसे तो सभी के सभी तरीके बहुत अच्छे हैं, बट UPI सबसे अच्छा है, क्योंकि UPI में हम पूरी तरह सिक्योर ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। डेबिट कार्ड में फिर भी थोड़ी बहुत संभावनाएं हैं कि गड़बड़ी हो जाए, UPI में नहीं, तो UPI बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 87, B2B ई कॉमर्स का सही उदाहरण बताइए। दोस्तों B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, मतलब दो बिजनेसमैनों के बीच में सामान खरीदने और बेचने का काम बिजनेस टू बिजनेस कहलाएगा, और इसका सही उदाहरण आप बताइए। अमेजॉन तो हमें बेचता है सामान, Alibaba.com, फ्लिपकार्ट, या फिर पेटीएम मॉल? मैं कह रहा हूं आपको इसका ऑप्शन नहीं पता, फिर से हमारी ट्रिक लगाइए, किस ऑप्शन में ज्यादा डिटेलिंग है? ऑप्शन नंबर 2, Alibaba.com। क्यों लिखा .com आपने? अलीबाबा ही लिख देते, पर डिटेलिंग ऐसी होती है एग्जाम में, ताकि हम हिंट लगा पाए। क्वेश्चन नंबर 88, C2C मॉडल का उदाहरण क्या है?
दोस्तों कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है C2C का मतलब, दो लोग आपस में ही सामान बेच सकते हैं। इसका सही उदाहरण क्या होना चाहिए? OLX, Amazon, IRCTC या SBI नेट बैंकिंग। दोस्तों नेट बैंकिंग को तो हटा दीजिए, IRCTC तो आप कंपनी से खरीद रहे हैं, Amazon भी एक कंपनी है, लेकिन OLX में दो लोग अपने सामान को आपस में खरीद और बेच सकते हैं, तो OLX क्या हो गया? C2C मॉडल का उदाहरण हो गया। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अब आगे बढ़ रहा है। भाई एक तो ना यार, ये क्या बताऊं मैं तुम्हें, ये क्या होता है? देखो 88 के बाद 89 ही नहीं आया, सीधे 90 आ गया। अब अगली बार सुधारेंगे इसको, अगली बार सुधारेंगे भाई, अब एकदम सीक्वेंस से देखेंगे। कुछ तो है जो पीपीटी गड़बड़ हो जा रही है, 2 बार से हो रहा है, पर ठीक है यार। देखो सीक्वेंस ज्यादा मायने नहीं रखता, क्वेश्चंस ज्यादा मायने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, ई कॉमर्स का लाभ क्या है? बताएं भाई, ई कॉमर्स के लाभ क्या है यार? 24/7 सर्विस मिल जाती है, बिल्कुल मिलती है। हाई कॉस्ट है क्या ऑनलाइन में? बिल्कुल नहीं, कम है कॉस्ट। स्लो ट्रांजेक्शन होता है क्या? नहीं भाई, फटाफट होता है। लिमिटेड रीच है क्या? नहीं भाई, अनलिमिटेड रीच है। सबसे अच्छा लाभ क्या है? 24/7 सर्विस है भाई ऑनलाइन की, ये सबसे अच्छी बात। चलें, सही ऑप्शन भी क्या हो गया? 1। केवल आज के केवल अंतिम 10 क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों, फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे 100 क्वेश्चंस के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का घटक नहीं है भाई? कौन सा ई कॉमर्स का घटक नहीं? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज बिल्कुल है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बिल्कुल, डिजिटल सिग्नेचर बिल्कुल, पेपर बिल। दोस्तों पेपर बिल ई कॉमर्स का हिस्सा नहीं है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या आना चाहिए? पेपर बिल, और यही इसका सही आंसर भी है ना। क्वेश्चन नंबर 93 आ गया अब यार, 2 नहीं रहा, कोई बात नहीं। भारत में ई कॉमर्स को कानूनी मान्यता किस अधिनियम से मिली? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ई कॉमर्स को कानूनी मान्यता हम किस अधिनियम के द्वारा देते हैं? IT एक्ट 2000, इंडियन पीनल कोड, एविडेंस एक्ट या बैंकिंग एक्ट? दोस्तों इसका सही आंसर आना चाहिए क्या? IT एक्ट 2000, ये इसका क्या है? सही आंसर होना चाहिए, और इसका सही आंसर क्या है? यही है IT एक्ट 2000। चलें, क्वेश्चन नंबर 94, B2G मॉडल क्या है? B2G मतलब बिजनेस टू गवर्नमेंट, है ना। तो इसका सही मॉडल क्या है? आप बताइए। बिजनेस टू गवर्नमेंट मतलब उद्योगपति गवर्नमेंट के साथ ट्रांजेक्शन किस में करते हैं? अमेजॉन में करते हैं क्या? नहीं। स्नैपडील बिल्कुल नहीं, फ्लिपकार्ट बिल्कुल भी नहीं, GST पोर्टल बिल्कुल सही। इसका सही आंसर क्या आने वाला है? GST पोर्टल इसका सही आंसर होना चाहिए, और इसका सही आंसर है भी क्या? GST पोर्टल। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 95, भारत में सबसे पहले ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा किसने दी थी? बताएं दोस्तों, भारत में सबसे पहले ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा किसने दी है ना। मेक माई ट्रिप कंपनी, IRCTC, रेड बस या यात्रा.com? दोस्तों इसका सही आंसर मैं बताता हूं आपको, सही आंसर है IRCTC ने सबसे पहले ऑनलाइन बुकिंग सर्विस इंडिया में अवेलेबल करवाई थी। सही आंसर क्या आएगा? IRCTC। चलें, क्वेश्चन नंबर 96, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लाया गया है? जेम पोर्टल, UIDAI, भीम या फिर डिजी लॉकर? दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? जेम। क्या है? जेम पोर्टल इसका सही आंसर है। सरकार ने ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए क्या लेकर आया है? जेम पोर्टल लेकर आया है। सही आंसर भी क्या आ जाएगा? जेम। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम नहीं है? दोस्तों कौन सा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम नहीं है? NEFT होता है, RTGS भी होता है, IMPS भी होता है, लेकिन MICR नहीं है ना। ये इसका सही आंसर आएगा, क्योंकि नहीं है पूछा है, तो सही आंसर क्या हो गया? MICR। क्वेश्चन नंबर 98, साइबर मंडे किससे संबंधित है? बताएं दोस्तों, साइबर मंडे किससे संबंधित है? बैंकिंग फ्रॉड, ऑनलाइन शॉपिंग फेस्टिवल, साइबर सिक्योरिटी या ई बैंकिंग? देखिए ऐसे अलग क्वेश्चन तो मिलेंगे ना एक दो एग्जाम में, बट मैं बार बार आपको कह रहा हूं वो तरीका अपनाइए जो बहुत सारे एग्जाम्स को पढ़ पढ़कर दे देकर हमने निकाला है, एक पैटर्न फाइंड किया है। और ये पैटर्न क्या कहता है कि भाई जिस ऑप्शन में डिटेलिंग ज़्यादा है उसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, और हम
उसी पर चलते हुए ऑनलाइन शॉपिंग फेस्टिवल को इसका सही आंसर मान के चलते हैं और देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। और यही इसका क्या है, सही आंसर है। ऑनलाइन शॉपिंग फेस्टिवल है साइबर मंडे और कुछ नहीं। समझ रहे हैं? चलें, क्वेश्चन नंबर 99। अमेजॉन किस प्रकार का ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल है दोस्तों? आप बताएं, अमेजॉन किस प्रकार का ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल है? B2B, B2C, G2C या फिर B2G? भाई ये क्या है? B2C है, बिजनेस टू कंज्यूमर। भाई बिजनेस टू कंज्यूमर है, हम सीधे माल खरीद पाते हैं किससे? अमेजॉन से। इसका सही आंसर क्या आएगा? B2C। और दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन, एकदम आखिरी, फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में। सबसे पहला ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन किस वस्तु का हुआ था? बताएं भाई, है ना? व्हाट वॉज द फर्स्ट कॉमर्स ट्रांजेक्शन एसोसिएटेड विथ, किसके साथ हुआ था भाई? बताएं आप। ऑप्शन क्या है? बुक, टिकट, फूड या कंप्यूटर। पहली बार कौन सी चीज ऑनलाइन खरीदी गई और इसका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ है? बुक, टिकट, फूड या कंप्यूटर? बताएं सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों बुक। सही ऑप्शन क्या है? बुक जो है वो दुनिया में पहली बार ऑनलाइन खरीदी गई और उसका पहली बार ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 100 क्वेश्चन। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, आपको बहुत सारी वैल्यूएबल जानकारी मिली होगी। इस पूरे के पूरे लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी आपको, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही साथ बहुत सारी क्लासेस मैं ऑलरेडी लगा चुका हूं कंप्यूटर की, एमसीक्यू की भी बहुत सारी क्लासेस होंगी एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन है अपना प्लेनेट, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। जाइए, विजिट कीजिए, एंजॉय कीजिए। अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो कमेंट कर कर अपने वैल्यूएबल सजेशंस जरूर छोड़िएगा। मिलते हैं और बात करते हैं अगली क्लास में।